नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रीमेक एडुपात। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 के विज्ञान विषय के अध्याय 3 ऊष्मा के प्रश्न उत्तर को जानेंगे। तो प्रश्न उत्तर को जानने से पहले पाठ को संक्षिप्त रूप से देख लेते हैं कि पाठ में हमें बताया क्या क्या। तो जैसा शीर्षक से ही पता है, ऊष्मा यानी गर्मी, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया कि गर्मी कैसे होता है, किस किस प्रकार से होता है। और इस पाठ में यह बताया गया है कि ऊष्मा को मापा कैसा जाता है, यानी ताप को कैसे मापा जाता है, उसकी क्या क्या विधियां हैं, क्या क्या यंत्र हैं। इसी में बताया गया है कि एक डॉप्टरी थर्मामीटर होता है और एक लैब थर्मामीटर होता है, और दोनों के में किस किस से टेम्परेचर मेजर किया जाता है। और टेम्परेचर मेजर करने की इसमें 2 स्केल बताए गए हैं, जिसको सेल्सियस और आपको फ़ारेनहाइट कहा गया है। तो डॉक्टरी जो थर्मामीटर है, उसके अलावा एक और थर्मामीटर होता है जिसको लैब थर्मामीटर बोलते हैं। वो उसमें टेम्परेचर किस रूप में रहता है, सेल्सियस में रहता है कि फ़ारेनहाइट में रहता है, ये सब भी इस पाठ में बताया गया है। उसके बाद जो अभी मैं कह रहा था, प्रयोगशाला तापमापी यानी लैब थर्मामीटर, इसके बारे में इस पाठ में पढ़ना है। तो आप सभी इस पाठ को विस्तार से पढ़ लीजिएगा। कुछ क्रियाकलाप भी बताए गए हैं। इस पाठ में यह भी बताया गया है कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। जो गर्मी है उसका स्थानांतरण कैसे है, सर्दी है उसका स्थानांतरण कैसे है, अगर कोई ठंडा चीज़ है तो वो किधर जाएगा, गर्म से ठंडा की तरफ जाता है कि ठंडा से गर्म की तरफ जाता है। तो अगर 2 चीज़ें एक जगह मिलती हैं, ठंडा और गर्म, तो ठंडे से जो ऊष्मा जो है ना, वो गर्मी की तरफ जाता है, इसको बताया गया है। उसके बाद ऊष्मा का स्थानांतरण बताया गया, चालन बताया गया, संवहन बताया गया है। यह भी बताया गया कि कौन सा जो वस्तु है वो चालक है, ऊष्मा का चालक है, कौन सा वस्तु कुचालक है यानी ऊष्मारोधी है। जो पदार्थ जिस पदार्थ से होकर ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है उसे ऊष्मा का चालक कहते हैं, और जो नहीं जाती है यानी जो पदार्थ नहीं जाने देता है उसको ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। यही इन सब पाठ में हमको पढ़ना है। तो आप पाठ को पूरी विस्तार से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ थल समीर, समुद्री समीर, समीर में हवा के बारे में बताया गया है। तो आप इन सभी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा विस्तार से। तो आइए हम देखते हैं उसके बारे में और चीज़ें जो हमें देखना है। इसमें सर्दियों और गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्र कैसे होते हैं, इस बारे में भी इस पाठ में जिक्र है। तो इन सबको हमको देख लेना है। उसके बाद नए शब्द हैं अंग्रेजी के शब्द, उसको आप देखिएगा। और ये प्रश्न उत्तर है, और प्रश्न उत्तर को आइए हम हल करते हैं। आइए, पाठ को हमने जब पढ़ा है तो उसमें कुछ चीज़ हमने सीखा है। वो क्या सीखा है, एक एक करके जानते हैं। और ये जो हमने सीखा है एक तरह से स्मरणीय तथ्य, इसको हमें याद रखना है। आइए, क्या है, हम जाड़े में ऊनी तथा रंगीन कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्यों, आगे इसकी चर्चा करेंगे। ठीक इसके विपरीत हम गर्मियों में सूती और हल्के रंग के कपड़े पसंद करते हैं। ये प्रश्न में आता है कि गर्मी में कौन सा कपड़ा पसंद आदमी पहनता है और ठंडी में कौन सा कपड़ा पहनता है। मतलब यह कि विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। जाड़े के दिनों में धूप अच्छी लगती है और गर्मी के दिनों में छांव अच्छा लगता है। यह क्यों, ये सब ऊष्मा के कारण होता है। यह ऋतु परिवर्तन और आपके बॉडी टेम्परेचर से कैसे एडजस्ट नहीं होता है चीज़ें, इस कारण होता है। तो पाठ पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें क्लियर होगी, और आगे प्रश्नों में भी हम इसको क्लियर करेंगे। कुछ वस्तुओं को छूकर हम पता कर सकते हैं कि कौन वस्तु गर्म है और कौन वस्तु ठंडी है। कोई वस्तु कितनी गर्म है उसको मापने के लिए थर्मामीटर यानी तापमापी का उपयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति का बुखार डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है, और डॉक्टरी थर्मामीटर फ़ारेनहाइट स्केल 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में होते हैं। प्रयोगशाला थर्मामीटर डिग्री सेल्सियस में होते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, यह जानना जरूरी है। जलते चूल्हे पर तवा रखने पर तवा गर्म हो जाता है, और हटा लेने पर वह कमरे के तापमान पर आ जाता है। ये दोनों बात सिद्ध करती है कि ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। क्लियर है, आप देखिएगा ऐसा करके। ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, ठीक है ना। यानी कोई ठंडा चीज़ है, कोई गर्म चीज़ है, तो क्या होगा, गर्म चीज़ है जो ये ठंडा के तरफ आएगी। क्लियर है, गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। उस प्रक्रम को चालन कहते हैं। क्लियर है। चलिए, ऊष्मा ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण प्रायः चालन प्रक्रम द्वारा ही होता है। ठोस में सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से नहीं होता, और न ही जल्दी ही। प्लास्टिक या लकड़ी की हथी आसानी से गर्म नहीं होती है,
न जल्दी से। क्यों? क्योंकि वो कुचालक है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देते हैं उसमें ऊष्मा का चालक कहते हैं, जिसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। उसके बाद है जो पदार्थ ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने से होकर आसानी से नहीं जाने देते उसे ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी। यानी वो उससे आप देखिएगा ना, करंट होगा ना तो इससे पास नहीं होता है, इसलिए कुचालक होता है। जल और वायु ऊष्मा के कुचालक है। जल भी कुचालक है, फिर भी विशेष विधि द्वारा इसको चालक बनाया जाता है। ये कुचालक होता है लेकिन विशेष विधि के द्वारा इसको सुचालक बनाया जा सकता है। जल और वायु दोनों संवहन प्रक्रिया द्वारा गर्म होते हैं। प्रश्न आ सकता है कि जल किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है, तो वो संवहन प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है। स्थलीय समीर तथा समुद्री समीर संवहन के कारण ही चलते हैं। किसके कारण? संवहन के कारण। ऊष्मा कांच को पार कर जाती है, यह ध्यान रखना है। गर्मियों और सर्दियों में वस्त्र अलग अलग होते हैं, हमने ऊपर जाना। आइए कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। हमने अभी इसको जाना कि ताप मापने के लिए थर्मामीटर। घर में बुखार जो होता है उसे थर्मामीटर से ही मापते हैं ना। थर्मामीटर में दो स्केल होते हैं, एक सेल्सियस होता है और दूसरा फ़ारेनहाइट होता है। बेसिकली जो थर्मामीटर के दोनों स्केल है ना वो अलग अलग हिसाब में होते हैं। अब देखिए आजकल डॉक्टरी थर्मामीटर में सेल्सियस में भी आता है और फ़ारेनहाइट में भी आता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, जो फ़ारेनहाइट में आपको 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक माप सकते हैं। हम लोग बुखार मापते नहीं कहा जाता है 95 बुखार है, 96 डिग्री है, 98 डिग्री है, 104 है, तो वो फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है, न कि वो सेल्सियस में होता है। हम लोग अक्सर ये गलती कर देते हैं। आइए अब यहाँ एक जानना जरूरी है कि 35 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है आपको 94 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अन्य वस्तुओं के ताप को मापने के लिए प्रयोगशाला तापी यानी लैब थर्मामीटर की आवश्यकता होती है। यानी शरीर को मापने के लिए आपको डॉक्टरी और लैब वालों के लिए और अन्य चीज़ों को नापने के लिए लैब थर्मामीटर की जरूरत होती है। लैब थर्मामीटर का परिसर जो होता है वो आपको 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसको ध्यान हमें रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं और अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या है? ऊष्मा चालक और ऊष्मा रोधी में अंतर स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि ऊष्मा चालक और ऊष्मा रोधी के में अंतर बताइए। यह एक तरह से पूछ रहा है कि कुचालक और सुचालक में अंतर बताइए। तो आइए देखते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देते हैं उसे ऊष्मा का चालक कहते हैं, जैसे एल्युमिनियम, लोहा, चांदी, तांबा इत्यादि ऊष्मा का चालक है। उसके बाद आगे है, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाने देते हैं उसमें ऊष्मा रोधी कहते हैं, यानी ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी। ये क्या करते हैं? ये ऊष्मा को अपने से गति नहीं करने देते हैं। आप इसमें से ऊष्मा नहीं भेज सकते हैं। आप एक तरह से कहें कि इससे करंट नहीं भेज सकते हैं। प्लास्टिक से करंट जाएगा? नहीं जाएगा। लकड़ी से करंट जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन एल्युमिनियम से जा सकता है, लोहा से, चांदी से, तांबा से जा सकता है। यही ये पूछ रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर के कार्यों एवं बनावट को बताइए। आइए देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको देखते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर एक लंबी, बारीक तथा समान व्यास की कांच की नली होती है जिसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। देखिएगा ना, पतला सा ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे लंबा सा होता है। उसके बाद ये थोड़ा सा चौड़ा लंबा ऐसे हो जाता है, जिसको हम लोग जीभ में लगाते हैं, अंदर मुंह में, वही कह रहा है वो। जिसके सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा रहता है और गर्म होने पर बल्ब का पारा ऊपर बारीक नली की ओर जाता है। जो थर्मामीटर होते हैं अंदर एक बारीक नली होती है, उसी में क्या होता है? ऊष्मा बारीक नली में जाता है, यानी गर्मी शरीर का। यह एक पतली चमकीली धारी के रूप में दिखता है, जिसको हम लोग कहते हैं पारा है। नली पर स्केल बना होता है और यह स्केल सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट इकाई में होता है। निम्न बिंदु 35 डिग्री और उच्च बिंदु 42 डिग्री सेल्सियस यानी 44 डिग्री फ़ारेनहाइट और 108 डिग्री फ़ारेनहाइट पर चिन्हित रहता है। ठीक है, ये चिन्हित है।
इससे शरीर का ताप बुखार मापते हैं। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। प्रयोगशाला थर्मामीटर। प्रयोगशाला थर्मामीटर की बनावट डॉक्टरी थर्मामीटर के समान है, सिर्फ स्केल में अंतर होता है। इसका स्केल आपको डिग्री सेल्सियस में अंकित रहता है। निम्न बिंदु 10 डिग्री सेल्सियस, उच्च बिंदु 110 डिग्री सेल्सियस अंकित रहता है। इसमें फ़ारेनहाइट नहीं रहता है। जब तक पारा स्थिर न हो जाए तब तक थर्मामीटर को सीधे स्थिर रखना चाहिए। यह एक सावधानी होती है। चलिए आइए देखते हैं आगे। सर्दियों में एक मोटे कपड़े की अपेक्षा उसी मोटाई के कई परतों वाला वस्त्र अधिक गर्मी प्रदान करता है। क्यों? बहुत बेहतर क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन। सर्दियों में कई परतों वाला कपड़ा अधिक गर्मी प्रदान करता है। प्रश्न ये है कि मान लीजिए एक स्वेटर पहन लिए, उसकी जगह स्वेटर की जितना मोटा ही 2-2, 3-3 पतले पतले कपड़े पहन लिए तो गर्मी स्वेटर से ज़्यादा ये 3-4 जो पहने हैं ये देता है। उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो क्या कह रहा है? प्रश्न के उत्तर में क्या है? सर्दियों में कई परतों वाला कपड़ा अधिक गर्मी प्रदान करता है। इन परतों के बीच वायु रहता है। एक कपड़ा हो गया, फिर 2 कपड़ा हुआ, 3 होता है, इसके बीच में क्या होता है? हवा रहती है। वातावरण के ताप से शरीर का ताप बाहर न जाए, ठीक है, न जाए, इसके लिए मोटे ऊनी कपड़े पहनते हैं। फिर भी ठंड लगती है। लेकिन जब 2-3 समान मोटाई के कपड़े पहनते हैं तो 2 कपड़ों के बीच हवा होती है जो उष्मा का कुचालक होता है। अतः हमारे शरीर में उष्मा बाहर नहीं जाता और हमें ठंड नहीं लगती। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। गर्म जलवायु वाली जगहों पर घरों के उजले रंग से रंगने की सलाह क्यों दी जाती है? क्यों दी जाती है? उजला रंग के कारण घर कम गर्म होता है, क्योंकि उजला रंग अधिकांश ऊष्मीय विकिरण को परावर्तित कर देता है, यानी उसको लौटा देता है। ऊष्मीय विकिरण को परावर्तित होने से घर जो है कम गर्म होता है और हमें आराम मिलता है। इसलिए गर्म जलवायु वाली जगहों पर घरों के उजले रंग से रंगने की सलाह दी जाती है। वही रंगीन दीवार विकिरण द्वारा ताप का शोषण करते हैं, जिससे गर्मी होती है रंगीन दीवारों वाले में। आइए देखते हैं। इसको हमें कॉलम क को कॉलम ख से मिलाना है। तो आइए देखते हैं। अब गहरे रंग के कपड़े पसंद कब किए जाते हैं? सर्दी गर्मी में? तो सर्दी में। इसी तरह 3 में देखिएगा, हल्के रंग के कपड़े कब? तो कब? गर्मी में। उसके बाद बचे 2। अब दूसरा वाला देखते हैं। समुद्र समीर बहने का समय क्या होता है? तो समीर बहने का समय दिन होता है, न कि रात होता है। दिन होता है। दिन में जो धरती होती है गर्म होता है, तो उससे गर्म हवा आती है और वो गर्म हवा ऊपर चली जाती है और वो ट्रांसफ़र हो जाता है समुद्र की तरफ, और समुद्र की पानी से जो उसमें इधर ठंडे की तरफ स्थानांतरित होता है। जैसे हमने जाना ना कि ठंडे की तरफ गर्मी वाला स्थानांतरण है। इसी उष्मा के कारण होता क्या है कि शाम को जो है ना बहुत शानदार हवा लगता है। ये चीज़ हमको ध्यान देना है। चलिए, यही थल समीर चलने का समय। थल समीर चलने का समय रात होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, 1 डिग्री जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो और 1 डिग्री जिसका जल का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो को आपस में मिला दे तो पूरे जल का तापमान क्या हो जाएगा? 0 डिग्री है एक और एक आपको 40 डिग्री है सेल्सियस। जब इन तीनों का तापमान मिलाया जाएगा तो इन दोनों के बीच होगा ना, तो उत्तर क्या होगा? 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच। 20 डिग्री तो होगा ही उसका लगभग। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखें, बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा? क्योंकि वो उष्मा का कुचालक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लकड़ी क्या है? कुचालक है। वो ठंडा भी रहेगा तो ठंडा नहीं होगा, वो उसे उष्मा से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा आपको ग। इसके बाद अगला है, 20 डिग्री ताप पर गर्म जल में 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म लोहे का छड़ को डालने से क्या होगा? यह भी 20 डिग्री है और यह भी 20 डिग्री है, ये बराबर है, कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर ये कम रहता और ये ज़्यादा रहता तो ये ट्रांसफ़र होता, ठंडी की तरफ ट्रांसफ़र होता। क्लियर है ना? तो यहाँ क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? आपको यह हो जाएगा। क्लियर है? पहले वाले में यह आंसर होगा, दूसरे वाले में ग होगा और इसमें घ होगा। इस प्रकार हमने इस प्रश्न
इस पाठ के प्रश्नों को देखा। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ उपलब्ध होऊंगा आपके लिए। तब तक आप पढ़ाई ध्यान से कीजिए और पाठ को बड़े विस्तार रूप से आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई और कन्फ्यूजन हो पाठ से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करें, मैं उस चीज़ को वहाँ क्लियर कर दूंगा। आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।